तो भाई सुपर 8 का फर्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान होना था, जो कि वॉश आउट हो गया, बेडेंट हो गया, यानी कि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गए। अब ये वक्त बताएगा कि ये हमारे लिए अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी कि एक पॉइंट जो हमें मिल सकता था वो नहीं मिला है, ये नुकसानदेह होगा, या फिर हम बच गए और एक पॉइंट मिल गया है, ये हमारे लिए एडवांटेज होगा। लेकिन जो भी हो, 92 वर्ल्ड कप की एक और सिमिलैरिटी जो है ना वो निकल कर आ गई है। जैसे सबने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जब जब फर्स्ट राउंड से एग्जिट होता है तो पाकिस्तान वो आईसीसी इवेंट जीत जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 92 वर्ल्ड कप था। 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक मैच वॉश आउट होता जो पाकिस्तान 100% हारने वाला था। आई थिंक 72 या 74 पे ऑल आउट हो गए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर वो बारिश ना होती तो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता, लेकिन बारिश हुई, एक पॉइंट मिला और उसकी वजह से पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सका। सो यू नेवर नो कि न्यूजीलैंड वाले मैच में ये एक पॉइंट जो पाकिस्तान को मिला है हो सकता है हमारे लिए दरवाजे खोल दे और पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर ले। बट एनीवेज मैच हुआ नहीं, दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिल गया, लेकिन डिस्कस करने को फिर भी काफ़ी कुछ है, स्पेशली प्लेइंग 11, टीम कॉम्बिनेशन, बैटिंग ऑर्डर, जो कि नॉनसेंस टीम कॉन्स्टेंटली हमारी टीम मैनेजमेंट कैप्टन जो है ना वो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि सेंस नहीं बनती जिस तरह की हमारी टीम खेल रही है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर पहला रखा हुआ है, उसमें पर्चे डाली हैं और जिसका नाम निकल रहा है वो टीम में सेलेक्ट होता चला जा रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है। अब ये डिसीजन माइक हैसन का है या सलमान अली आगा अकेले का है, बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है जो भी है। हमेशा बाबर और रिजवान को क्रिटिसाइज करते आए हैं हम कि भाई ये गलत टीम खिला रहे हैं, 2023 का वर्ल्ड कप हो, 24 हो, 25 चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो फिर यहाँ पे कैप्टन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आगा साहब ये आपकी गलती है कि अगर आप सही टीम नहीं खिला रहे हो। इस तरह से आप किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट कॉम्पीट नहीं कर सकते जबकि आप कंफ्यूजन का शिकार हुए हुए हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये पोस्ट एशिया कप जब हमारा होम सीजन स्टार्ट हुआ था कि साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंकन सीरीज हो, ट्राई सीरीज हो, हर सीरीज के बाद मेरी वीडियो के अंदर एक चीज़ जरूर कॉमन थी कि हम वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि किसी प्लेयर के पास उसका रोल डिफाइन नहीं है। नंबर 4 पे, नंबर 5 पे आपके पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ही मौजूद नहीं है। 5-6 ओपनर जब आप खिला रहे हैं उसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती है, और प्लेयर्स के पास अपना कोई डिफाइंड रोल नहीं है। आप जब प्लेयर्स को उनका रोल डिफाइन करके नहीं दोगे वो आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दे सकते। इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक स्टूपिड टीम खेल रही है, सिर्फ 2 प्लेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए पूरा का पूरा प्लेइंग 11 टीम कॉम्बिनेशन उड़ा के रखा हुआ है, और इस मैच में भी यही डिसीजन से। खैर टॉस हुई, टाइम पे हो गई थी, पाकिस्तान टॉस जीता, आगा ने आके कहा कि हम पहली बैटिंग करेंगे। उसके बाद अगेन 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थी। एक तो बहुत एक्सट्रीम थी कि पाकिस्तान ने ब्लंडर कर दिया है, पाकिस्तान अब ये मैच हार जाएगा, तो हम बच गए हैं, बारिश हो गई, खुदा ने बचा लिया। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो डिसीजन आगा ने लिया था ना वो इतना गलत नहीं था। देखें अगेन आइडियल सिचुएशन होती यही है कि बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है, हवा चल रही है, आप पहली बॉलिंग करते हो, लेकिन हमारी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करता है 170 180 बना लेता है, डीएलएस माइंड में रखते हुए हमारी टीम के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि हम एक्सेलरेट कर सकें या अटैक करके वो मैच जीत सकें। अगर ओपनर्स ऊपर से फेल हो जाए तो नीचे हमारे पास वो बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है। मसले तो सबसे बड़ा वही है कि आपकी प्लेइंग 11, आपका मिडिल ऑर्डर, आपका बैटिंग ऑर्डर, आपके फिनिशर्स उस लेवल पे है ही नहीं कि अगर आपके ऊपर से कोई 2 बंदे फेल हो गए तो नीचे आपकी टीम बचा सके। इंडिया के साथ 175 रन चेज नहीं हुए थे, टारगेट ज़्यादा था, हम अटैक करने गए, एक्स्ट्रा करने कुछ गए, एक्स्ट्रा करते हुए सिर्फ अपनी विकेट्स थ्रो करके आए थे। तो डीएलएस मेथड का एक एडेड प्रेशर और रहता है। मुझे ये लगता है हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए ये डिसीजन था कि हमने पहली बैटिंग करनी, क्योंकि दुनिया की कोई भी कंडीशन हो, क्लियर कंडीशन हो, धूप निकली हुई हो, बैटिंग फ्रेंडली हो, हमसे चेज नहीं होता। हमें चेज करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम लगता है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा, फिर मदासा के स्टेडियम के अंदर अभी तक 5 मैचेस वर्ल्ड कप में हुए हैं, 4 मैचेस जो हैं बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और 1 मैच जो है वो चेज होते हुए एक टीम जीती है। तो यहाँ पे चेज करना वैसे भी मुश्किल है, और हमारी जो वीकनेस है सबसे ज़्यादा वो चेज करना ही है। तो इन 2 चीज़ों को आई थिंक मद्देनजर रखते हुए एक डिसीजन था कि यार हम पहली बैटिंग करें, कोशिश करें जितने रन बन सकते हैं हम बना लें। 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। हम इसी चक्कर में गए थे कि ओवरकस्ट कंडीशन है अगेंस्ट इंडिया, पहली बॉलिंग करेंगे। शुरू में अर्ली ऑन जो स्विंग मिला पाकिस्तान को, इंडिया ने सर्वाइव किया, उसके बाद इंडिया ने धज्जियाँ उड़ाई, फिर हमसे चेज तो दूर की बात है, हम कभी गेम में थे ही नहीं। तो अगेन आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं चेज करना, तो इस बात पे शोर शराबा करने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन में लगता है कि बेहतर हो कि बंदा टॉस हार जाए, तो लक फैक्टर का कहते हुए ना इंसान बच जाता है कि यार चलो हम टॉस जीते नहीं थे, अगलों ने हमें पहली बैटिंग दे दी। तो ये कभी कभी बड़ा ट्रिकी डिसीजन होते हैं आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए। बट आई गेस इतना बुरा डिसीजन कोई ये था नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान खिला रहा था, टॉस में जब सलमान अली आगा ने कहा जी एक चेंज है, बहुत सरप्राइजिंग था कि ख्वाजा नाफे जो है वो बाहर है और फ़खर जमान टीम में आ गया है। बाबर आजम और फ़खर जमान 2 प्लेयर्स एक साथ प्लेइंग 11 के अंदर इस वक्त मिसफिट बैठते हैं। फ़खर जमान ऑब्वियसली कोई इतनी वैल्यू या इतनी इम्पैक्ट इनिंग्स वो नहीं खेल सकता, स्पेशली एट नंबर 5। उसको सिर्फ टीम में इसलिए रखा था कि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन्स बना लेता है, ईस्ट सोडी को अटैक कर लेता है, बस उस माइंडसेट की वजह से आई थिंक उसको टीम में रखा था, वरना कोई सेंस नहीं बनती थी कि इस वक्त फ़खर जमान टीम में हो। और नाफे की क्या गलती थी भाई, उसको आपने नमीबिया के साथ एक मैच खिलाया, डेब्यू करा दिया, उसके बाद उसको अगले ही मैच में ड्रॉप कर दिया। मैं अगर फ़खर को आपने खिलाना था तो भाई फ़खर को नमीबिया के साथ खिलाते, नाफे को नहीं इंट्रोड्यूस करते।
लेकिन किसी भी एक यंग प्लेयर के लिए ना उसके कॉन्फिडेंस को डेंट मारने वाली बात होती है कि आपने उसको एक मैच खिला के अगले मैच में जी बाहर हो जाओ, आपकी जगह भी नहीं बनती है, फ़खर जमान को वापस लेकर आ गए। और अगेन बाबर और फ़खर एक साथ प्लेइंग 11 में मिसफिट, नहीं बनती जगह। बाबर आजम का तो मेरी समझ से बाहर है। मतलब यहाँ पे विदाउट एनी डाउट नाफे होना चाहिए था बाबर की जगह। मतलब हमारा कोच खुद बैठकर ये बात कर रहा है कि बाबर आजम फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर मिसफिट है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम है, तो हम पावर प्ले में बाबर को यूज़ नहीं कर सकते। 10 ओवर के बाद बाबर में वो एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो फिर खिलाओगे कहाँ भाई? बिटवीन 6 to 10 ओवर्स ये एक छोटा सा स्लॉट है, क्या यहाँ पे बैटिंग देनी है खाली बाबर को? यही माइक हैसन अगस्त सितंबर में जब एशिया कप का टाइम था तो कह रहे थे कि बाबर जो है वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाता, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को नहीं खेल पाता, इसलिए उसको ड्रॉप किया है बगैर कुछ इंप्रूव किए, नोइंग द फैक्ट कि वो बिग बैश के अंदर भी मैसिव डिसअपॉइंटमेंट था, उसको टीम में वापस लेकर आ गए। आकिब जावेद बैठकर कहते हैं टीम सेलेक्ट होने के बाद कि बाबर को हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि श्रीलंकन कंडीशन में बाबर बड़ा यूजफुल होगा, और हसन आगे कहता है कि भाई फर्स्ट 6 ओवर में बाबर की जगह नहीं है और आखिरी 10 ओवर में बाबर में वो सलाहियत नहीं है। तो एक पेज पे ही नहीं है भाई। आकिब जावेद कहते हैं कि श्रीलंकन कंडीशन में बाबर यूजफुल है, माइक हसन आगे कहता है कि बाबर कहीं यूजफुल ही नहीं है। तो वो टीम में कर क्या रहा है? अनफॉर्चुनेटली बाबर और फ़खर दोनों एक वॉकिंग विकेट बन चुके हैं, और जब आप दोनों वॉकिंग विकेट को अपनी टीम में खिलाओगे तो कैसे कोई मैच जीत सकता है भाई? नंबर 4 पे बाबर, नंबर 5 पे फ़खर, नंबर 6 पे उस्मान खान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई ये हमारी टीम है, ये हमारा मिडिल ऑर्डर है। उस्मान खान के बारे में कुछ कमेंटेटर्स भी पिछले मैच में ही कह रहे थे, इवन इंडिया वाले मैच में भी, कि उस्मान के जो ज़्यादातर रन है ना वो टॉप 3 पोजीशन पे है। आपने उसको वैसे ही नंबर 5 पे गलत जगह खिला रहे हो और फिर नंबर 6 पे कर रहे हो कि बाबर फ़खर वहाँ पे एकोमोडेट हो सके। सिर्फ इन 1-2 प्लेयर्स के चक्कर में आपने अपना प्लेइंग 11 टीम कॉम्बिनेशन कंप्लीटली हिला के रखा हुआ है, जहाँ पे आपके पास साइम फरहान, उसके बाद ओपनर आते हैं नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे। तो साइम फरहान, बाबर, फ़खर और उस्मान 5 ओपनर्स खेल रहे हैं। नंबर 9 तक बैटिंग है कि 3 स्टूपिड ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं और बॉलर्स 2 खेल रहे हैं, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक। तीसरा बॉलर ही नहीं है। शादाब खान राइट आर्म फुल टॉसर, नवाज लेफ्ट आर्म स्ट्रेट, फिर साइम अय्यूब और सलमान अली आगा है। तो बॉलर्स कहाँ हैं भाई? फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करते नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या सोच के आप टीम सेलेक्ट कर रहे होते। और ये आज की बात नहीं है, ये अफ्रीका की सीरीज से लेके अब तक बारहा ये बात की थी कि ये मिडिल ऑर्डर, ये बैटिंग कॉम्बिनेशन, ये टीम कॉम्बिनेशन आपको बड़े मैच में आके फंसाएगा। इंडिया के मैच में आप फंस चुके थे, अभी भी ये सारे बड़े मैचेस हैं। और मुझे भी ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान बच गया भाई, पहली बैटिंग करते हैं पहली बॉलिंग। 170 180 ना हमसे पहले बन सकते हैं ना हम चेज कर सकते हैं। ये हालात हैं हमारे किसी भी अच्छी टीम के अगेंस्ट, अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट। जो अच्छे बॉलर्स आएंगे ना वो ये बाबर फ़खर को टिकने नहीं देंगे मिडिल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ये मिसफिट हैं टीम में। उसके बाद जो एक और प्लेइंग 11 के अंदर मैंने सोचा था कि चेंज होगा, वो ये था कि नसीम शाह को शायद ये खिला लेंगे, क्योंकि हम पहली बैटिंग करें या पहली बॉलिंग करें, चाहे हम डिफेंड करने जाएं या चेस करने जाएं, 2 फास्ट बॉलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन कंडीशंस के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशन में। एक राइट आर्म पेसर होता है आपके पास नसीम शाह, मैं नसीम का फैन नहीं हूँ, लास्ट ऑप्शन हो नसीम मेरा अगर मैं कभी सोचूं भी, लेकिन इस अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर नसीम शाह बहुत ऑब्वियस ऑप्शन था कि आपने नसीम शाह पे जाना है। सलमान मिर्जा और नसीम शाह इकट्ठे पेस अटैक आपका लीड कर रहे हो, एक पेसर के साथ जा रहे हैं हम यार इन ओवरकास्ट कंडीशन में। और फ़हीम अशरफ अगेन पेसर नहीं है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि फ़हीम अशरफ टीम में क्यों होता है, जबकि बाबर, रिजवान, आगा ये तीनों अलग अलग टाइम पे कैप्टन रह चुके हैं और तीनों में से कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है फ़हीम अशरफ पे कि 4 ओवर या 10 ओवर ओडीआई हो या T20 फ़हीम अशरफ से हम पूरा कोटा करा सकें। आप रिलाई नहीं कर सकते उस पर। बैटिंग के अंदर वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। नेदरलैंड के साथ कैच ड्रॉप हो गया, उसने छक्के मार दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो आपको आगे मैच जिताएगा। तो वो क्यों है टीम में? और फिर एक और चेंज जो मैं सोचा था कि भाई अबरार आपका टीम में आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए कोई हैरानकुन चीज़ नहीं थी कि अबरार को आपने खिलाया नहीं, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी से 3 महीने पहले हमारी 3 सीरीज हुई थी ना, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अफ्रीका, तब मैंने एक बात कही थी कि शादाब की प्रोटेक्शन हो रही है और शादाब आपकी टीम में रहेगा वर्ल्ड कप के अंदर। तब भी ये बात कही थी, इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि अबरार नहीं खेल रहा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बंदा अबरार, जिसको आप पिछले 1-1.5 साल से अपनी टीम में खिला रहे हो, ये आपका मेन स्पिनर है, स्पिन अटैक को लीड करता है। इस वक्त दुनिया के अंदर आईसीसी रैंकिंग में 3rd T20 बॉलर है, नंबर 3 पे। आपने उसको टीम से बाहर कर दिया, क्यों? 1 बैड डे अगेंस्ट इंडिया और वो टीम से बाहर है, और शादाब खान को आपने प्रायोरिटाइज करके टीम में रखा हुआ है। जब जिम्बाब्वे के साथ हमने सीरीज खेली थी ना आज से 1.5 साल पहले, तब रिजवान कैप्टन थे, तो 8 ओवर में 3 विकेट लेके 24 रन दिए थे फैसल अकरम ने, और 2 ओवर उस वक्त उसने कराए नहीं थे। जिम्बाब्वे का स्कोर था कोई 120 130, वहाँ से जिम्बाब्वे 200 के करीब पहुँच गया था। लेकिन आपने अपने उस दिन के बेस्ट बॉलर को अपना कोटा पूरा करने नहीं दिया अपने डेब्यू के ऊपर, कि वो 5 आउट कर ले, ये 10 ओवर पूरे कर ले। उसको एकदम से ना गायब कर दिया, उसके ओवर बचा लिए और अभी तक बचा के रखे हुए, और फिर उसको गायब कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। फिर सुफियान मुकीम को उसी जगह लेकर आ गए ओडीआई में, फिर वो फेल हुआ, उसको ड्रॉप कर दिया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अबरार को लेकर चले गए।
फिर अबरार ने परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की सीरीज में जब वाइस कैप्टन होने की हैसियत से कमबैक किया था ना शादाब खान ने, तो वो सारी बातें सही हो गई थी कि सिर्फ शादाब खान की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने ना सुफियान को टिकने दिया, ना फैसल को और ना अबरार को। इन सबको ओके करा के रखा है, अंदर बाहर करते रहो, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या रिदम नहीं बना पाएंगे तो बस फिर शादाब खान की प्रोटेक्शन होगी। आप कैसे ऐसा कर सकते हो कि एक बंदा नंबर 3rd बॉलर हो T20 का आईसीसी रैंकिंग के अंदर और वो टीम से बाहर है, वो खेल नहीं रहा, क्यों? वन बैड डे। तो शादाब का बुरा दिन नहीं था अगेंस्ट इंडिया, एक ओवर में 17 रन दिए थे और उसके बाद क्या किया, उसको छुपा दिया, उसको भेज दिया 3rd मैन फाइन लेग पे कि भाई वहां जाके फील्डिंग कर लो। उधर भी उससे बेस्ट फील्ड हुई थी, एक ओवर में 17 रन देके मिस फील्डिंग कर रहा है और फिर अगला ओवर कराया नहीं। अबरार ने क्यों बैक टू बैक ओवर कराए थे अगेंस्ट इंडिया, शादाब ने क्यों नहीं कराए थे? क्योंकि शादाब से ओवर नहीं करवाने थे, और खाता और पिटता तो ड्रॉप होने पे ज्यादा शोर मचता। और फिर नामीबिया वाला मैच उसको खिलाया, ना सिर्फ खिलाया, उस्मान से पहले बैटिंग करने भेज दिया। हालांकि उस्मान खान अगेंस्ट इंडिया रन करके आया था 44, तो उसके बल्ले से ही रन आ रहे थे उस वक्त उस टीम में, उसको नीचे करके शादाब को ऊपर भेजा कि भाई किसी तरह रन बना लो और तुम्हें हम प्रोटेक्ट करके रख लेंगे अगले मैचेस के लिए। तो बॉलिंग के अंदर भी आपने उसको प्रायोरिटाइज किया, आपके बेस्ट बॉलर के ऊपर, अबरार के ऊपर, और बैटिंग के अंदर भी आपने उसी को जो है ना तरजीह दे दी। हालांकि मैं अगेन नवाज़ का कोई फ़ैन नहीं हूँ, या नवाज़ मुझे पसंद नहीं है T20 टूर्नामेंट्स के ना, सीधी सी बात है। लेकिन नवाज़ इसमें एक रियलिटी है कि पिछले 6-8 महीने से आपको बायलेटरल्स के अंदर, ट्राई सीरीज़ के अंदर मैच जिता रहा है, ये तो बॉलिंग से या बैटिंग से। आपने उसको भी नीचे कर दिया, शादाब को ऊपर कर दिया। जो आपका मैच विनर था नवाज़, या जो आपका मैच विनर था अबरार, ये दोनों साइड लाइन है, और शादाब खान जो है वो इतना प्रोटेक्टेड है फॉर नो रीज़न। आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अबरार खेलेगा, लेकिन वो टीम से बाहर था। अबरार ऑटोमेटिक सिलेक्शन था, कैप्टन के बाद ना एक बंदा अबरार होना ही था। उसके इर्द गिर्द आपने अपने स्पिनर बनाने थे कि उस्मान तारिक हो, शादाब हो, नवाज हो, कोई भी हो, लेकिन अबरार होगा। एक बंदा 1.5 साल से खेल रहा है, नंबर 3rd T20 बॉलर है, वो टीम से बाहर है। मतलब आप सोचें, इंडिया नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती को बाहर कर दे कुलदीप को खिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुलदीप को रखा हुआ है बाहर, लेकिन वरुण को खिला रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ उनके प्लान्स का हिस्सा था पहले दिन से। अबरार आपके प्लान्स का हिस्सा था। बट ये साजिशें, ये ज्यादतियां ना इतनी ऑब्वियस हो चुकी हैं, खुल के नजर आ रही होती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये 1.5 साल पहले जिम्बाब्वे वाली सीरीज में मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर कह दी थी कि शादाब खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आएगा वापस, वर्ल्ड कप खेलेगा। आउट ऑफ नोवेयर बंदा वाइस कैप्टन बन के वापस आया। इवन अफ्रीका की सीरीज से लेकर अब तक यही बात थी कि भाई ये टीम प्रिपेयर्ड नहीं है, आप जीत रहे हो उनकी CD टीम्स के साथ, हल्की टीम्स के साथ, तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, प्याले रखे हुए, पर्चियां निकल रही हैं, और जो पर्चियों में नाम आ रहा है वो बंदा जो है ना टीम के अंदर सेलेक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ये प्लेइंग 11 और इस तरह के स्टूपिड डिसीजन, नॉनसेंस टीम है, इसके साथ आप किसी भी टीम को टफ टाइम नहीं दे सकते। आप सिर्फ फ्लूक पे जीत सकते हो, जहां पर आपने नंबर 9 तक अपनी अननेसेसरी बैटिंग लाइनअप बनाई हुई है यार। फ़हीम, नवाज दोनों आपके प्रूवन फेलियर्स हैं। शादाब खान तो छोड़े, तो उनकी बात ही करना बेकार है। कम से कम बंदा अपने बॉलिंग अटैक को पूरा कर लेता है कि भाई सलमान मिर्जा के साथ हम दूसरा बॉलर नसीम शाह रख लेंगे, उस्मान तारिक, अबरार आपके 2 रेगुलर स्पिनर होंगे, तो 4 16 ओवर के बॉलर्स तो पूरे होंगे। अब इसमें फिर साइम अयूब, सलमान अली आगा इस तरह से कैरी कर सकते हैं, नवाज कर सकता है, शादाब खान भी बाहर बैठ जाए ना तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन शादाब खान, नवाज, फ़हीम, 3 ऑलराउंडर्स एक साथ, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर अगेन आपके पास, आप 2 पेसर के बगैर कैसे मूव कर रहे हो? तो वही वाली बात है, जिस तरह बाबर रिजवान हमेशा टारगेट होते थे एज अ कैप्टन, सलमान अली आगा भी होना चाहिए, या माइक हैसन होना चाहिए। माइक हैसन किस तरह शादाब खान को संभाल के रख रहा है, मैं तो ये देख के जो है ना थोड़ा बहुत दिमाग घूम जाता है मेरा। आगा कैप्टन क्या बन गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड से रिलीज भी हो गया भाई। शादाब खान की इतनी इनसिक्योरिटीज बढ़ चुकी हैं कि आगा को ही दूर कर दो अपने आप से। और एट द एंड ऑफ द डे बुरा आगा जी आपने ही बनना है, गालियां आपको ही पढ़नी है। आप भले अपनी मर्जी की टीम बना रहे हो, नहीं बना रहे किसी को नहीं पता, लेकिन आज आप शादाब और इन जैसे प्लेयर्स को, शादाब, फ़खर, बाबर, इनको कर लो प्रोटेक्ट। बुरा आपने ही बनना है भाई, टीम आपकी है। कप्तान सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना होता है, जिस तरह बाबर और रिजवान रह चुके हैं। और गलती एट द एंड ऑफ द डे सलमान अली आगा की। अगर आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो तो आपको ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और फिर होगा वही कि सलमान अली आगा जो है इन सब चीज़ों में बुरा बन के, अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में या बुरा खेल लेता अगले 2 मैचेस के अंदर और टीम हार जाती है, तो सलमान अली आगा पे सारा बलबा गिरेगा, वो कप्तानी से हटेंगे, और शादाब खान किसी ना किसी तरह 1-2 सीरीज़ के बाद कैप्टन बन के वापस आ जाएंगे कि 1-2 सीरीज़ किसी और कैप्टन बना दो, शादाब खान को कैप्टन बना के वापस लेकर आ जाओ। होगा इस तरह का ये गेम कर देंगे ये, क्योंकि इवेंचुअली शादाब खान पे जितना इन्होंने अपना शफकत वाला हाथ रखा हुआ है ना, कमाल है भाई। मतलब दुनिया की कोई टीम ऐसी नहीं होगी कि अपने बेस्ट स्पिनर को बाहर करके बैठा दे सिर्फ इसलिए कि हमने दामाद कोटा पे एक बंदे को खिलाना है। तो ये वाली प्लेइंग 11, ये नॉनसेंस टीम जो है ना, ये हमारे लिए किसी भी बड़े मैच में फंसा देंगी। कोई फ्लूक विक्ट्री मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम फंस जाएंगे। और ये सारी बातें जब बार बार की थी अफ्रीका और ट्राई सीरीज़ के दौरान, तो नीचे 1-2 कमेंट्स आते थे कि भाई ये नेगेटिव क्यों हो रहे हो, टीम तो जीत रही है।
भाई रियलिटी चेक को ना नेगेटिविटी नहीं कहते, और अगर रियलिटी चेक को नेगेटिविटी कहते तो भाई ऐसी नेगेटिविटी मंजूर है, ऐसी नेगेटिविटी कबूल है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि B C Z टीम्स को हरा हरा के स्टूपिड टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम खुश हो रहे होते हैं, और अभी बैठ के हम बातें कर रहे हैं कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन देखो, बैटिंग ऑर्डर ही नहीं एग्जिस्ट करता, मिडिल ऑर्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा पेसर नहीं है, तीसरा बॉलर नहीं है, 2 बॉलर के साथ हम खेलने जा रहे हैं, स्ट्रेट और फुल टॉसर, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट, राइट आर्म फुल टॉसर, ये हमारी टीम में मौजूद है। मतलब बहुत ही बेबुनियाद किस्म की टीम थी, और वाकई ऐसा लग रहा था कि जैसे खुदा ने हमें वाकई बचा लिया है इस मैच के अंदर, न्यूजीलैंड वाले मैच में, कि हमें ये 1 पॉइंट मिल गया, और शायद ये 1 पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। और फिर एक और मौका अल्लाह ने हमें जो है ना अगले मैच से पहले दे दिया कि भाई खुदा के लिए होश के नाखून खाओ और अपनी करेक्ट टीम सेलेक्ट कर लो, कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई अच्छा इंपैक्ट प्लेयर बैठा हो, और तीसरे चौथे बॉलर आपके पास मौजूद हों, कि आपके पास 16 ओवर्स कराने वाले पूरे बॉलर्स हों। ये एक मौका हमें फिर मिल गया है अगले मैच में जाने से पहले।